हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा है। मैं आप सभी का आपकी अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत करता हूं। और ये जो क्लास है हमारी स्पेशली यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स की है। और इसमें जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो आपके सामने है, अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर क्लास 12th का पब्लिकेशन। ओके, तो स्पेशली 12th क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर की ये क्लास है, लेकिन अदर स्टूडेंट्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर के अपने जो फंडामेंटल्स हैं, जो अपनी बेसिक नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आने वाले कॉम्पिटिशन्स और एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सल होते हैं और उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता कॉम्पिटिशन वाइज। केवल जो क्वेश्चंस के टफनेस का लेवल है वो अप डाउन होता है कंपटीशन के हिसाब से। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनके किसी भी एग्ज़ाम में या कंपटीशन में इंग्लिश ग्रामर का इनपुट है वो सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारी इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बताया था और एक बहुत ही सिंपल ट्रिक आपके साथ शेयर की थी कि किस तरीके से आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करें। क्योंकि बगैर इस चैप्टर के फॉर्म्स ऑफ वर्ब के आप ग्रामर के किसी भी टॉपिक में अपने आप को अच्छे से प्ले नहीं कर सकते, किसी भी टॉपिक को सही से नहीं समझ सकते। इसलिए एक फाउंडेशन चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अगर आप उसको समझना चाहते हैं और आप हमारे क्लास में आज फर्स्ट टाइम हैं तो हमारा इससे पहले जो वीडियो है उस वीडियो लेसन को ज़रूर देखें। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब उसका टाइटल है। उसके बाद अगर आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, राइट। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आज हमारे इस चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुँचें और आप टाइमली क्लास को ले पाएँ और कोई भी क्लास आपसे स्किप ना हो, राइट। तो अब हम सीधे सीधे टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके अंदर मोड्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें किसी सेंटेंस को अगर वो इंग्लिश में है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, और अगर सेंटेंस हिंदी में है तो हम कैसे जज करें कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कंस्ट्रक्शन कैसे करें सेंटेंस का, ट्रांसलेट कैसे करें हम हिंदी से इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज को, और किस किस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, ये सब कुछ डिटेल के साथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप अपना पेन और पेपर रेडी रखें जिससे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर सकें। ओके, डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारी बुक अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर क्लास 12th, इस बुक में पेज नंबर 243 पर है और ये लेसन नंबर 2 है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा एक कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। क्योंकि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेज भी आएंगे, अगर आप इस पॉइंट को समझ लेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, तो उन सेंटेंसेज को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। सब्जेक्ट मतलब हमारे सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन सेंटेंस में दिया गया होता है, उस एक्शन को करने वाले को हम क्या बोलते हैं ग्रामर में, सब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता। तो सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं मैं यहाँ पे आपको ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। तो सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में आप ये नोट करें
एक तो सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिव, और सेकंड कैटेगरी है पैसिव। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट एक्टिव है और कौन सा पैसिव। तो एक्टिव सब्जेक्ट वो होता है जो क्या करता है, एक्शन। जिस सेंटेंस के अंदर एक्शन शो हो रहा हो सेंटेंस में, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव। और एक्शन शो जब होगा जब आपके सेंटेंस के अंदर क्या होगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे प्ले, राइट, ड्राइव। तो जिस सेंटेंस के अंदर एक्शन आ रहा होगा उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, एक्टिव। कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो क्या शो नहीं करते, एक्शन। कोई एक्शन नहीं होता उनका सेंटेंस के अंदर, देयर इज नो एक्शन, यानी सेंटेंस में एक्शन नहीं होता। सेंटेंस में क्या दिया गया होता है, या तो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया गया होता है, या सब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में बताया गया होता है कि सब्जेक्ट किस कंडीशन में है, या सब्जेक्ट के स्टेटस के बारे में बताया गया होता है कि उसका स्टेटस क्या है, STATUS। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिससे कि आप ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझ सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लेता हूं मैं। राजू राइट्स ए लेटर। राजू राइट्स अ लेटर। अब यहां इस सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का, राइट। हमने राइट्स लिया है फर्स्ट फॉर्म में SAIS, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो ये जो सब्जेक्ट है राजू, ये क्या कर रहा है, एक्शन, और वो एक्शन क्या है, लिखने का। वो क्या लिख रहा है, अ लेटर, पत्र लिख रहा है। तो इस सेंटेंस का हिंदी सेंस क्या हुआ, राजू पत्र लिखता है। राजू एक पत्र लिखता है, ये इसका हिंदी वर्जन हुआ। राजू एक पत्र लिखता है, राजू राइट्स ए लेटर। तो यहां पे राजू का एक एक्शन शो हो रहा है, और वो एक्शन क्या है, लिखना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जहां पे हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव। तो इस सेंटेंस के अंदर राजू कैसा सब्जेक्ट है, एक्टिव, राइट। क्योंकि यहां पर राजू का एक एक्शन शो हो रहा है और वो है लिखना, राजू राइट्स ए लेटर। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं पैसिव का। एक सेंटेंस लिया हमने, राजू एक विद्यार्थी है। राजू एक विद्यार्थी है। अब देखिए यहां इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अभी भी राजू है, लेकिन राजू यहां कोई एक्शन नहीं कर रहा है। हम राजू के बारे में बता रहे हैं कि राजू कौन है, राजू का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो राजू क्या है, एक विद्यार्थी। इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, राजू इज अ स्टूडेंट, STUDENT, राजू इज ए स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है राजू, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है। हम राजू का क्या दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ओके, तो यहां पे राजू क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब, लेकिन मेन वर्ब नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और अ कॉम्प्लीमेंट यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये है यहां पर कॉम्प्लीमेंट। तो राजू इज ए स्टूडेंट, ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजू, लेकिन राजू कोई एक्शन नहीं कर रहा है, हम उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसलिए राजू कैसा सब्जेक्ट है, पैसिव। तो ये आपने देखा, ये पैसिव
सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है राजू इज ए स्टूडेंट। ओके, तो जब हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं या उसकी कंडीशन के बारे में बता रहे होते हैं या उसका स्टेटस बता रहे होते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, राजू इज हैप्पी। राजू खुश है, राजू इज हैप्पी। यहां भी राजू कोई एक्शन नहीं कर रहा है, हम उसकी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, वो कैसा है? खुश है। ऊपर वाले सेंटेंस में हम राजू का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वो कौन है? एक स्टूडेंट है। यहां पर राजू कैसा है? राजू खुश है, हम उसकी कंडीशन बता रहे हैं। यहां भी कोई एक्शन नहीं है राजू का, सब्जेक्ट का, इसलिए इस सेंटेंस में भी राजू क्या है? पैसिव। ये पैसिव सब्जेक्ट है। अब एक एग्जांपल और देते हैं, राजू इज अ पुअर बॉय। अब इस सेंटेंस का हिंदी सेंस, राजू एक गरीब लड़का है। इस सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट राजू कोई एक्शन नहीं कर रहा है, हम राजू का क्या बता रहे हैं? स्टेटस। राजू की स्थिति कैसी है? स्टेटस कैसा है? राजू एक गरीब लड़का है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में क्या दे रहे थे हम? इंट्रोडक्शन। इधर सेंटेंस नंबर 2 में क्या बता रहे हैं हम? उसकी कंडीशन, कि वो कैसी कंडीशन में है। और थर्ड सेंटेंस में हम क्या बता रहे हैं? उसका स्टेटस, STATUS। लेकिन यहाँ इन तीनों सेंटेंसेज में जो हमारा सब्जेक्ट राजू है वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए इन तीनों ही सेंटेंसेज के अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है? पैसिव। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पैसिव। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैसिव सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ओके, पैसिव सब्जेक्ट्स एक्शन नहीं करते हैं, राइट। और एक्टिव सब्जेक्ट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में दिया था, राजू राइट्स अ लेटर, वो एक एक्शन शो करता है, एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सब्जेक्ट। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो सेंटेंसेज में सब्जेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। और ये डिवीजन हम उनके एक्शन के बेस पर कर रहे हैं। आगे सब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में आप पढ़ेंगे, और भी डिवीजन्स इसके हैं। सिंपल सब्जेक्ट हो सकते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस समय हम सब्जेक्ट्स की कैटेगरी जो बता रहे हैं वो एक्शन के बेस पर बता रहे हैं। तो एक्शन के बेस पर सब्जेक्ट 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट जो एक्शन करते हैं, पैसिव सब्जेक्ट जिनका सेंटेंस में कोई एक्शन शो नहीं होता, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख रहे हैं सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मैं। और ये पैसिव सब्जेक्ट है क्योंकि कोई एक्शन नहीं दिया गया है। हम आई का क्या दे रहे हैं? इंट्रोडक्शन, कि आई कौन है? एक स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। इसलिए हमने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि सब्जेक्ट्स एक्टिव पैसिव दोनों तरह के आपके सामने आएंगे, और दोनों सब्जेक्ट्स के सेंटेंस थोड़ा अलग अलग तरह के होंगे। तो पहला सेंटेंस ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट पैसिव है, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो इज-एम-आर का यूज उस कंडीशन में हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? पैसिव। सेकंड, तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। इसमें भी हमारा सब्जेक्ट पैसिव है। यू के साथ हमने आर का यूज किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करते हैं, जैसे ही, सी, इट। आई के साथ, केवल आई के साथ आपको एम का यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। पिताजी साहसी हैं, फादर इज करेजियस। ध्यान रखें, मदर या फादर के साथ नॉर्मली आपको कोई आर्टिकल सपोर्ट नहीं करना है, ए एंड द। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आई यानी मैं, ये एक्टिव है क्योंकि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं एक्शन क्या है? खेलना। ओके, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है मैं, ये एक्टिव है क्योंकि इसका एक्शन शो हो रहा है यहाँ पे।
तो जब एक्टिव सब्जेक्ट आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो आपके जो हिंदी सेंटेंसेज होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे। लेकिन सभी सेंटेंसेज में नहीं। आप ऊपर के 3 सेंटेंस में देखिए, ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 100% सेंटेंसेज में ऐसा ही होगा कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है ऐसा आएगा, लास्ट वर्ड ऐसा होगा, तभी वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। फर्स्ट 3 सेंटेंस में देखिए ता है, ती है ऐसे शब्द नहीं हैं। ओके, तो पैसिव सब्जेक्ट जब होता है तो ऐसे वर्ड्स नहीं आते प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन अगर एक्टिव सब्जेक्ट है तब आपको ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द मिलेंगे सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस में। नंबर 5 सेंटेंस, वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लिया है, और ये सब्जेक्ट ही कैसा है हमारा, एक्टिव। तो आपको दोनों तरह के सेंटेंस फेस करने होंगे, ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट पैसिव होगा और ऐसे भी सेंटेंस होंगे कुछ जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव होगा। एक्टिव सब्जेक्ट जहां होगा वहां ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। और भी बहुत सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं, जैसे सेंटेंस नंबर 9 देखिए, कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क। अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, तो हम क्या नहीं लेते, यहाँ पे दा नहीं लेते, फिर इंग्लिश क्या होती, डॉग्स बार्क। यानी जब हम एक हैबिट बेस्ड सेंटेंस देते हैं या यूनिवर्सल फैक्ट देते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल का सपोर्ट नहीं करते। ओके, कुत्ते भौंका करते हैं जैसे नीचे दिया गया है। दोनों सेंटेंसेज में डिफरेंस देखिए, ये यूनिवर्सल फैक्ट टाइप है, इसलिए यहाँ पे हमने दा नहीं लिया, डॉग्स बार्क। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से है या नहीं। अब सेंटेंस आपके सामने हिंदी में भी हो सकता है, क्योंकि जब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के तौर पर इंग्लिश को स्टडी करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो वर्क होता है वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रहता है। तो आप कैसे पता लगाएंगे किसी हिंदी सेंटेंस के बारे में कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके सामने सेंटेंस इंग्लिश में है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जहां सेंटेंस आपका इंग्लिश में होता है, जैसे एक्टिव से पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है, वहां पे भी आपको सेंटेंस इंग्लिश में दिया जाता है। एडिटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां भी सेंटेंस आपको इंग्लिश में दिया जाएगा। और आपको ट्रांसलेशन बेस्ड वर्किंग भी आती है, जैसे कि आपको हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, या आप कोई भी लेटर ऐसे एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, जो सेंटेंसेज आते हैं वो हिंदी में आते हैं, फिर आप उन्हें ट्रांसलेट करते हैं। तो हमें दोनों तरीके से ये समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब वो हिंदी में दे रखे हों और जब वो इंग्लिश में दे रखे हों। तो इंग्लिश में तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और अगर वो सिंपल है तो उसमें आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज मिलेगा। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर वर्जन भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पर, लेकिन आपके सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज मिलेगा। और कुछ सेंटेंसेज में जहां पर सब्जेक्ट पैसिव होगा, क्योंकि मेन वर्ब कहाँ आएगा, जहां सब्जेक्ट एक्टिव होगा। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, पैसिव, तो आपको एज, एम, आर का यूज मिलेगा। एज, एम, आर इसका यूज मिलेगा अपने सेंटेंस के अंदर। ओके, लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं होगी। तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपका सेंटेंस इंग्लिश में है और सिंपल सेंटेंस है, मान लीजिए नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं है, तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। सिंगुलर वर्जन भी हो सकता है जिसमें SAIS होता है, और प्लूरल वर्जन भी होता है जिसमें SAIS नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन प्लूरल वर्जन। ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आ रहा है लेकिन सिंगुलर वर्जन, प्लेज।
और अगर आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट पैसिव है तो वहां पे एजामार का यूज होगा। ही इज ए बॉय, आई एम ए टीचर, दे आर स्टूडेंट्स। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, राइट। अब हम समझते हैं हिंदी सेंटेंस के बारे में। अगर सेंटेंस हिंदी में दे रखा है तो आपके सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव, तो आपके सेंटेंस के लास्ट में कैसे शब्द आएंगे, ता है, ती है, ते हैं, लाइक दिस। ता है ग्रुप, ग्रुप का मतलब है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसे शब्द आएंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है तो ऐसे शब्द नहीं आएंगे, ता है ग्रुप के शब्द नहीं आएंगे, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसे शब्द नहीं आएंगे। अगर सब्जेक्ट पैसिव है तो थोड़े डिफरेंट तरह के शब्द आ सकते हैं, जैसे है, हैं, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई क्या है, एक्टिव, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूं, मैं खाना खाता हूं। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट पैसिव है। मान लीजिए इसमें भी हमने मैं लिया, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पे लास्ट शब्द क्या आ रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस, तो सेंटेंस के लास्ट में है, हैं, ऐसे शब्द आ सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट एक्टिव है तो ता है, ता हूं, ते हैं, ऐसे शब्द आ सकते हैं। एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 कंडीशंस तो ये हो गई जब आपका सेंटेंस हिंदी में हो, और एक कंडीशन वो जब आपका सेंटेंस इंग्लिश में हो। तो हम कैसे पता लगाएं कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये तो हम देख करके आइडिया कर सकते हैं, सेंटेंस को देख करके। लेकिन एक तीसरा पॉइंट है फीलिंग के बेस पर। सेंटेंस में क्या मैसेज दिया गया है उसके सेंस के बेस पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में जजमेंट कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ मैं अब आपको थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, उनमें किस किस तरह की फीलिंग आ सकती हैं, ओके। तो सेंस के बेस पर भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि दिया गया इंग्लिश सेंटेंस या दिया गया हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं, ओके। अब हम बात करते हैं कि सेंस के बेस पर हम कैसे पता लगाएंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान रखिए ये 4 कंडीशन हो सकती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस चाहे आपके सामने हिंदी में दे रखा हो या इंग्लिश में, आप उसके सेंस पर ध्यान दें। अगर उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की गई है, यानी ऐसी कोई बात की गई है जो यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकलता है, तो ये सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंग्लिश में दे रखा है आपके सामने द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ध्यान दीजिए सेंस क्या है, इसमें एक फैक्ट की बात की गई है और फैक्ट भी कैसा है, यूनिवर्सल। तो जहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा होता है सेंटेंस के अंदर, चाहे वो हिंदी सेंटेंस हो या इंग्लिश, वो सेंटेंस कौन से टेंस के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो ध्यान देंगे आप कि सेंस क्या है। अगर सेंस में इस तरह की कंडीशन है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होगा। नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकती है, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट में किसी एक्शन की जानकारी दी जा रही है, जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग, मेरी बहन एक गाना गाती है, तो प्रेजेंट में ये एक्शन हो रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उस सेंटेंस का टेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी जब एक्शन किस में हो रहा हो, प्रेजेंट में, ओके। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, हैबिचुअल एक्शन। अगर आपका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कोई हैबिट शो कर रहा है, जैसे मेरा भाई हमेशा सत्य बोलता है, माई ब्रदर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, तो यहां पे क्या पता लग रहा है, हैबिट। सेंटेंस में हैबिट की बात हो रही है। इस तरह के सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे कुत्ते भौंकते हैं,
मछलियाँ तैरती हैं। तो ये सेंटेंसेस क्या हैं? जो हैबिट शो कर रहे हैं। तो जो हैबिट शो करते हैं सेंटेंस, वो किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब फोर्थ है, निकट भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाएं जो प्री प्लान्ड हों, जिनका प्लानिंग हो पहले से ही, जिनका प्रेजेंट में प्लान कर लिया गया हो, ऐसी घटनाएं, लेकिन होंगी कब? फ्यूचर में। निकट भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाएं जो प्लान्ड हों, वो भी किस में आती हैं? ऐसे सेंटेंस भी किस में आते हैं? जिन सेंटेंसेज में इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, इस तरह की बात होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल, माई स्कूल ओपन्स नेक्स्ट वीक। मेरे विद्यालय अगले सप्ताह खुलेंगे। तो एक्शन इसमें फ्यूचर में है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि स्कूल का खुलना एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। तो ऐसे सेंटेंसेज भी किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी नियर फ्यूचर में होने वाली कोई घटना जो प्री प्लान्ड हो, वो सेंटेंसेज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। एक और एग्जांपल, द थर्ड सेमेस्टर बिगिंस नेक्स्ट मंथ। द थर्ड सेमेस्टर बिगिंस नेक्स्ट मंथ, यानी जो थर्ड सेमेस्टर हैं वो अगले महीने शुरू होते हैं। हम इसको ऐसे भी कहेंगे, थर्ड सेमेस्टर अगले महीने शुरू होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। एक्शन भले ही उसमें फ्यूचर में होना है, लेकिन वो प्लान्ड है प्रेजेंट में ही। तो सेंस के बेस पर भी आप अपने हिंदी या इंग्लिश सेंटेंस का टेंस कंफर्म कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, या एक्शन प्रेजेंट में है, या हैबिट पता लग रही है सेंटेंस में, एक्शन हैबिट शो कर रहा है, या फिर निकट भविष्य में होने वाली कोई ऐसी घटना है जिसकी प्लानिंग प्रेजेंट में हो, तो इस तरह के सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई होप आप काफ़ी हद तक ये पॉइंट समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, आई एम हियर टू हेल्प यू। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेज में जो अलग अलग तरह के मोड्स पाए जा सकते हैं उनके बारे में बताएंगे। देखिए, एक तो इसमें आते हैं असर्टिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं आप। असर्टिव में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल, मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है, खाना खाता है। तो ये सेंटेंस असर्टिव है, और असर्टिव के अंदर कौन सा है? अफर्मेटिव। असर्टिव में टू टाइप्स के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड का यूज होता है, नहीं, कभी नहीं, इस तरह के। मोहन, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मोहन खाना। अगर हम इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते हैं, नहीं खाता है, तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा? असर्टिव में ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये टू मोड्स होते हैं असर्टिव के अंदर। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हम 4 डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस ले सकते हैं। एक तो है इंटेरोगेटिव टाइप 1। इनकी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? सबसे आसान पहचान इनकी यह है कि ये क्या से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या होगा हिंदी सेंटेंस में? क्या। क्या मोहन खाना खाता है? अगर हम उसी सेंटेंस को रोटेट करें, मोहन खाना खाता है, और क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव टाइप 1 है। इंटरोगेटिव टाइप 1 नेगेटिव, ये कौन सा सेंटेंस होगा? जिसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा, यानी इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। और टाइप 1 यानी क्या से शुरुआत होगी? क्या मोहन खाना नहीं खाता है? तो नहीं भी है और क्या भी है। तो ये इंटरोगेटिव टाइप 1 नेगेटिव। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव टाइप 2।
ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो आएगा वो सेंटेंस के मिडल में आएगा, हिंदी सेंटेंस के मिडल में। स्टार्टिंग में क्या नहीं आएगा, क्या आ सकता है, लेकिन सेंटेंस के मिडल में जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा मिडल में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मोहन खाना क्यों खाता है, क्यों खाता है। ओके, मोहन खाना क्यों खाता है, तो इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। और यहां पे देखिए मिडल में क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, क्यों। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट। और खाता है क्या है, वर्ब। सॉरी। तो मोहन खाना क्यों खाता है, ये हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव टाइप 2। अब इंटरोगेटिव टाइप 2 नेगेटिव, ये सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें मिडिल में क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नहीं शब्द का भी यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन खाना क्यों नहीं खाता है। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है, नहीं खाता है। ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप 2, या बोल सकते हैं इंटरोगेटिव टाइप 2 नेगेटिव। मोहन खाना क्यों नहीं खाता है। ये मैंने इसलिए दिया है कि इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। वैसे मोड कितने होते हैं, केवल यहाँ पे जो आपको बेसिक स्टेज में पढ़ाए जाएंगे 2। असर्टिव, जिसके अंदर 2 मोड होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और इंटरोगेटिव, जिसमें आपको 4 टाइप्स के सेंटेंस सामने आ सकते हैं। एक तो प्लेन यानी नॉर्मल सेंटेंस, इंटरोगेटिव टाइप 1 जो क्या से स्टार्ट होते हैं, उसमें नहीं भी दिया जा सकता है, यानी इंटरोगेटिव टाइप 1 नेगेटिव, क्या मोहन खाना नहीं खाता है। इंटरोगेटिव टाइप 2 वो कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ हो सकता है जो सेंटेंस के लिए सूटेबल हो। मोहन खाना कब खाता है, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन मिडल में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड होगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप 2 जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नहीं शब्द का भी यूज होगा। तो ये मैंने आपको मोड्स के बारे में बताया। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें किन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना होता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव मोड में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जैसे मोहन खाना खाता है, तो इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे वो आप समझिए। अगर आपका सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, सबसे पहले आप क्या लेंगे, सब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट, मैं यहाँ पर कोड में लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम हो जाती है। एस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, या फिर उसमें आपको अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस भी लगाना पड़ सकता है, यानी सिंगुलर फॉर्म भी आ सकती है और प्लूरल भी। मोहन खाना खाता है, मोहन ईट्स। सब्जेक्ट मोहन, ईट्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने एस ईएस फॉर्म लिया, यानी सिंगुलर फॉर्म मोहन ईट्स। उसके बाद द फूड, यानी कि ऑब्जेक्ट। और अगर हमारे सेंटेंस में ये बताया गया होता कि एक्शन कहाँ हो रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट भी होता, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लेते, सी, यानी कॉम्प्लीमेंट। COMPLIMENT, एक कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLIMENT, लेकिन ये है COMPLIMENT और COMPLEMENT। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो स्पेलिंग में इतना माइक्रो डिफरेंस होता है कि आपसे मिस्टेक हो सकती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि थोड़ा सा फोकस हटा और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग एक बार फिर देखिए, COMPLEMENT जो यहाँ पे आएगी, COMPLEMENT। और COMPLIMENT वो एक अलग वर्ड है, उसका मतलब होता है शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ पर इस C का मतलब कॉम्प्लीमेंट है और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एक्शन कहाँ हो रहा है,
या एक्शन के बारे में और कोई आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो वर्ड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, और स्पेलिंग क्या है, COMPLEMENT। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना है अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन ईट्स द फूड। अगर होता मोहन किचन में खाना खाता है, मोहन ईट्स द फूड कॉम्प्लीमेंट इन द किचन। तो ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। अब मान लीजिए हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। तो सब्जेक्ट, मान लीजिए सेंटेंस क्या है, मोहन खाना नहीं खाता है सॉरी, मोहन डज नॉट ईट द फूड। तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लेना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। अगर प्लूरल है तो डू। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर जैसे यहाँ पे वी होता तो डू, मोहन के साथ क्या आएगा, डज। सब्जेक्ट डज या डू प्लस नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें प्लूरल वर्जन ही आएगा, सिंगुलर वर्जन यानी SEIS फॉर्म नहीं आएगी। उसके बाद O फॉर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद C फॉर कॉम्प्लीमेंट, जिसके बारे में ऊपर हम पूरी कहानी सुना चुके हैं, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अगर दे रखा है तो। अब अगर सेंटेंस आपका I1 है, यानी क्या से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा स्टार्टिंग में, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो डू आएगा। तो डू या डज, जैसे क्या मोहन खाना खाता है, डज मोहन ईट द फूड। डज या डू प्लस सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, डज मोहन, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल वर्जन आएगा, डज मोहन ईट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर दे रखा है सेंटेंस में तो कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब क्या आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। अब अगर आपका मोड क्या है, I1N, यानी क्या भी है और नहीं भी है सेंटेंस में, क्या मोहन खाना नहीं खाता है। तो डज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट डज मोहन, उसके बाद नॉट ध्यान रखें मेन वर्ब से पहले आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपके सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट, और एंड क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमारा सेंटेंस I2 है, यानी क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस में मिडल में आ रहा है, मोहन खाना क्यों खाता है, तो क्या होगा, वाई डज मोहन ईट द फूड। तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी, यहां पर आपने क्वेश्चन वर्ड लिया पहले, और उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। वाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट वाई डज मोहन, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट कॉम्प्लीमेंट। वाई डज मोहन ईट द फूड एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम डिस्कस करते हैं अगर हमारा सेंटेंस I2N मोड में है, यानी हिंदी सेंटेंस में मिडिल में क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन खाना क्यों नहीं खाता है, वाई डज मोहन नॉट ईट द फूड, यानी सबसे पहले क्या लेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट को देखते हुए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल है तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट, और मेन वर्ब से पहले आपको नॉट लेना है, वाई डज मोहन नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। सॉरी। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय ये स्ट्रक्चर्स जरूर समझ में आने चाहिए। ओके,
आप इनको अच्छे से नोट करें, स्क्रीन को स्टिल करके आप नोट कर सकते हैं। हेडिंग डालें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस तरीके से आप मेंशन करें। ए फॉर अफर्मेटिव, उसके सामने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखें। एन फॉर नेगेटिव, यानी जिन सेंटेंसेज में नहीं आता है अफर्मेटिव, जैसे मोहन खाना खाता है तो इसका स्ट्रक्चर ये है, आप ऐसे नोट करें। एन फॉर नेगेटिव, एग्जाम्पल मोहन खाना नहीं खाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। थर्ड सेंटेंस क्या हो सकते हैं, I1, क्या मोहन खाना खाता है, यानी जो क्या से शुरू होते हैं वो I1 होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, आप इसको नोट करेंगे। अब फिर सेंटेंस क्या हो सकता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, I1N, यानी इंटरोगेटिव टाइप 1 नेगेटिव, क्या मोहन खाना नहीं खाता है, तो आप ये स्ट्रक्चर नोट करेंगे। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, I2, मोहन खाना क्यों खाता है, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। और I2N, मोहन खाना क्यों नहीं खाता है, आपके सामने स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर्स आप नोट करेंगे स्क्रीन को स्टिल करके, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेसन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज करेंगे। थोड़ा आप लेसन की स्टडी करिएगा, सेल्फ स्टडी। जो कुछ आपने इस लेसन में आज हमारे साथ पढ़ा है इस क्लास में, उसको रिवाइज करिएगा, डाउट्स को शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे प्रॉपरली। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।